जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और आप हमारी वीडियो जो कि एनसीईआरटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है क्लास 11 की वो देख रहे थे और ये पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। तो हम अब शुरू करने वाले हैं एनकाउंटर विद यूरोपियंस। अब क्या हुआ था कि जैसे जैसे नेटिव जो लोग थे अमेरिका में रहते थे, यूरोपियंस अमेरिका में आ रहे थे, अपनी जगह बना रहे थे, तो अब इनके बीच में एनकाउंटर होने शुरू हुए। थोड़ी बहुत लड़ाइयां, थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह ये सब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स बता रखे थे। पहला एबोरिजिन, ये नेटिव पीपल जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए यूज होता था। एब ओरिजिनल इसी का एडजेक्टिव हुआ करता था। फिर जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है अमेरिकन इंडियन या एमरेंट या एमरेंडियन। ये नेटिव पीपल जो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका में और कैरिबियन जगह पे रहते थे। फिर चौथा जो टर्म बोला गया वो बोला फर्स्ट नेशंस पीपल। ये उनके लिए बोला गया जो कैनेडियन नेटिव हुआ, द ऑर्गेनाइज नेटिव ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिन नेटिव को रिकॉग्नाइज किया गया था उसे फर्स्ट नेशंस पीपल कहा गया था। फिर यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल लिखा हुआ है, पीपल बिलोंगिंग टू नेचुरल टू दैट प्लेस। जो लोग वहां पे नेचुरली रहा करते, जो शिफ्ट नहीं हुए, माइग्रेट नहीं हुए, जो पहले से ही वहां पे रहा करते, उन्हें इंडिजीनियस पीपल कहा गया। फिर यहाँ पे नेटिव अमेरिकन बोला गया है, द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द अमेरिका। जो कि अमेरिका के इंडिजीनियस पीपल थे उन्हें नेटिव अमेरिकन कहा गया है। रेड इंडियंस, द ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल हुज लैंड कोलंबस मिस्टूक फॉर इंडियन। अब रेड इंडियन उन्हें बोला गया है जिसे ना कोलंबस लाइक इंडिया की खोज में गया था, बट पहुंच कहाँ गया? यूएसए। तो वहां पे कौन से लोग थे? वहां पे रेड कलर के, लाइक रेड स्किन टोन एक टाइप की कह सकते हैं, लोग मिले थे, तो इसलिए उसका नाम उसने रेड इंडियंस कहने लगा था कि ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। बट बाद में पता चला कि इंडिया तो कहीं और है, ये तो यूएसए है। ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, इन 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर हु रीच नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आफ्टर डिफिकल्ट 2 month वॉयज वर रिलीव्ड, फाइंड नेटिव फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। अब क्या था, 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि कहां पहुंचे थे? नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी मान लो नॉर्थ अमेरिका है तो इसके नॉर्थ कोस्ट की तरफ यहाँ पे कौन आए थे? यूरोपियंस आए थे। ये बात समझी? आफ्टर डिफिकल्ट 2 month वॉयज, मतलब 2 महीने, अप्रॉक्स 2 महीने। अब यहाँ पे यूरोप है, उस टाइम पे नेविगेशन तो होती नहीं, कितना लगा था? 2 महीने लगे थे कहाँ पे? यूरोप से अमेरिका में आने में 2 महीने का वो। और वहां पे जो नेटिव मिले, जैसे अब यूरोपियंस यहाँ से कहा है यूएसए में आए, यूएसए के जो नेटिव थे वो क्या थे? फ्रेंडली थे और वेलकमिंग थे। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू होते, बहुत फ्रेंडली, एक अच्छे लोग थे। अनलाइक स्पेनिश इन साउथ America, who were overwhelmed by abundance of gold in the country. These adventurers came to trade fish for in which they got the unwilling help of the native who were exert in hunting. अब कहते हैं कि स्पेनिश जो लोग थे वो कहाँ पहुंचे थे? साउथ अमेरिका। अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ यूएसए लिख दिया। अब नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। अब बीच में क्या है? सेंट्रल अमेरिका। तो ऊपर कौन आए थे? ऊपर तो यूरोपियंस आए थे, यूरोपियंस जो ये सब थे, ठीक है, स्पेनिश भी तो आखिर यूरोप का ही आता है। तो अब क्या होता है, यहाँ साउथ अमेरिका में कौन आए थे? स्पेन के लोग आए थे, स्पेनिश लोग आए थे। इनका भी अच्छा खासा वेलकम किया गया था। इनने ट्रेड कर साउथ अमेरिका के लोगों के साथ ट्रेड करना शुरू किया। किस चीज में? फिश में, फर में। क्यों? क्योंकि अब नेटिव लोग के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो इसी चीज में एक्सपर्ट थे, हंटिंग वगैरह में एक्सपर्ट थे। तो स्पेनिश को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे आने के बाद। फिर जब हम और आगे चलते हैं, फर्दर साउथ अलोंग द मिसिसिपी रिवर द फ्रेंच फाउंड दैट द नेटिव हेल्ड रेगुलर गैदरिंग ऑफ एक्सचेंज हैंडीक्राफ्ट यूनिक टू अ ट्राइब ऑफ फूड आइटम्स नॉट अवेलेबल इन द रीजन। अब क्या था कि साउथ जब ये सब फ्रेंच वगैरह, अब क्योंकि यूरोपियंस सिर्फ बहुत सारे थे, स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, ये सब जब डच, ये सब जब एक्सपेंड करते अपने आप यूएसए को एक्सप्लोर करते, तो जब वो और साउथ में गए मिसिसिपी रिवर के पास में, तब फ्रेंच को पता चला कि जो नेटिव्स है ना वो एक रेगुलर गैदरिंग करते हैं। रेगुलर गैदरिंग किस चीज की? एक्सचेंज ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जो नेटिव ने, मान लो कि ये 4 जगह ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, और ये एक जगह है बीच में। तो यहाँ पे ए के कुछ लोग आते थे, बी के कुछ लोग, डी से कुछ लोग और सी से कुछ लोग, और यहाँ पे आके अपनी अपनी जगह के हैंडीक्राफ्ट को बेचा करते थे। अब ए वाली टेरिटरी में जो बी सी डी हैंडीक्राफ्ट नहीं होंगे वो ए वाला खरीदेगा। तो जब इस जगह का पता किसे चला? फ्रेंच के लोगों को। तो उनने यहाँ पे गए, हैंडीक्राफ्ट खरीदा और उन्हें जाके यूरोप की मार्केट में बेचने लग गए थे। ये बात समझ में आई? इन exchange of local products, the Europeans gave the native blanket, iron vessel, ठीक है, guns which was usefully supplement for bows, arrows to kill animal and alcohol। अब क्या हुआ था कि जब ये जो लोकल प्रोडक्ट फ्रेंच खरीद रहे थे, इसके बदले जो फ्रेंच लोग थे वो नेटिव को क्या प्रोवाइड करते थे? ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल, लोहे के कंटेनर्स, ठीक है, गन्स, ये सब किसने दिया जा रहा था?
फ्रेंच ये सारी चीजें किन्हें देते, नेटिव को देते, और उसके बदले वो क्या मांग रहे थे कि जो हमें क्या कहते हैं एनिमल के फर वगैरह और जो उनके हैंडीक्राफ्ट है, जो लोकल आइटम है, वो हमें प्रोवाइड करो। ये बात समझ में आई। अब इन गन्स का क्या इस्तेमाल होगा? गन्स का काम होगा कि इन एनिमल्स को मारने में, जब एनिमल्स मरेंगे तो और फर और फिश जो है वो फ्रेंच को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एनिमल की कमी नहीं थी ना, यूरोप में थोड़ी बहुत कमी थी एज कम्पेयर टू यूएसए, तो यहाँ पे तो कमी नहीं थी। इस कमी को पूरा यूरोप की कमी को पूरा करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे इन्हें गन्स का प्रोवाइड किया गया था। अब पहले जो नेटिव थे वो बोज और एरोस का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स को मारने में, तो काफी परेशानी काफी मेहनत का काम था। अब गन्स मिल गए, धड़ धड़ जितने चाहे और उतने जानवर को मारा जा सकता। और नेटिव को एक और चीज अच्छी लगी, वो क्या था? अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पे मिलता नहीं था। फ्रेंच में, यूरोप में तो अल्कोहल की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कहते हैं, इन्हें अल्कोहल की इनकी लत लगा दी कि अगर तुम्हें अल्कोहल चाहिए हमारे ये काम करके दो, तुम्हें अल्कोहल चाहिए हमें हैंडीक्राफ्ट दो, तुम्हें अल्कोहल चाहिए हमें फर और ये जानवरों की स्किन दो। तो ये सारी चीजें वहां पे होनी शुरू हो गई थी। दिस लास्ट आइटम वॉज समथिंग द नेटिव हैड नॉट अर्ली नोन। लास्ट आइटम कैसे बोला गया? अल्कोहल को। अल्कोहल एक ऐसा आइटम था ना जो नेटिव ने कभी जाना ही नहीं था, कभी उन्हें पहचान था कि ये चीज होती क्या है। दे बिकेम एडिक्टेड टू इट विच सूटेड द यूरोपियंस। अब इस चीज का एडिक्शन यूरोपियन को तो फायदा दे रहा था ना, कि यूरोपियंस कुछ भी काम निकलवा रहे थे उन्हें अल्कोहल की लालच में। ठीक है, बिकॉज इट इनेबल्ड देम टू डिक्टेट टर्म ऑफ ट्रेड। अब इसकी वजह से क्या होता, जो यूरोपियन थे अपने काम निकलवाए थे कैसे, डिक्टेट करते ट्रेड को कि अरे यार नहीं, हम तुम्हें इतना ही अल्कोहल देंगे, उसके बदले हमें ये चाहिए। अगर तुम्हें ज्यादा अल्कोहल चाहिए तो तुम क्या करो, हमें ज्यादा चीजें प्रोवाइड करो। ये बात समझ में आई। यूरोपियंस एक्वायर्ड फ्रॉम द नेटिव एन एडिक्शन ऑफ टोबैको। अब ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ नेटिव ही को अल्कोहल का एडिक्शन लगा, यूरोपियंस को भी एडिक्शन लगा। किस चीज का? टोबैको का, क्योंकि नेटिव को काफी ज्यादा टोबैको खाते, तो यूरोपियंस को टोबैको का एडिक्शन लगा, और जो नेटिव थे उन्हें अल्कोहल का एडिक्शन लग गया। ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है म्यूचुअल परसेप्शन। अब क्या हुआ था म्यूचुअल परसेप्शन में, जो कि in the 18th century, West European defined civilized people in the term of literacy, organized religion and urbanization. अब क्या होता है 18th century में जो यूरोपियंस थे उनने डिफाइन किया था कि ये सिविलाइज्ड लोग होते कौन है। उनने कहा सिविलाइज्ड लोग वो होते हैं जिन्हें पढ़ना आता हो, लिटरेसी अच्छी हो, जो जिनका एक ऑर्गेनाइज रिलीजन हो और वो अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हो। ये चीज किसने बोली थी? ये चीज बोली गई थी यूरोपियंस द्वारा कि ये लोग सिविलाइज्ड होते हैं, इनके अलावा और कोई सिविलाइज्ड नहीं होता। तो टू देम नेटिव ऑफ अमेरिका अपील्ड अनसिविलाइज्ड। इन तो यूरोपियंस के हिसाब से क्या हुआ था, जो अमेरिका के जो नेटिव थे, जो नेटिव कहाँ के, अमेरिका के जो नेटिव थे, वो क्या थे? अनसिविलाइज्ड थे, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, उनका खुद का एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था, वो अर्बनाइजेशन की तरफ भागते नहीं थे, ट्रेड में वो पार्ट लेते नहीं थे। तो इसलिए जो यूरोपियन थे उनने नेटिव अमेरिकन को क्या कहा कि ये अनसिविलाइज्ड है। टू सम फ्रेंच फिलोसफर्स जीन जैक रूसे। अब एक फिलोसफर आया, कौन सा? फ्रेंच फिलोसफर, जिसका नाम क्या था? जीन जैक रूसे। उसने क्या कहा, सच पीपल वर टू बी एडमायर। उन्होंने कहा कि ये जो नेटिव है ना, इनकी खूब तारीफ होनी चाहिए। उसे खूब एडमायर किया कि ये नेटिव यार बहुत अच्छे लोग हैं, ये फलाना का ना। तो ये कैसे बोला गया था? ठीक है, उनने ये कहा एज दे वर अनटच बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। अब इस टाइम पे करप्शन हो रहा था, क्योंकि ट्रेड होगा तो करप्शन होगा ही होगा। तो जीन जैक रूसे ने कहा कि ये जो नेटिव पीपल है ना, ये अनटच है, इनने अभी तक करप्शन को देखा नहीं है, इसीलिए क्या है, इनकी तारीफें खूब की गई थी जीन जैक द्वारा। A popular term was the noble savage. अब इनके लिए एक पॉपुलर टर्म यूज किया गया था। अब आ सकता है व्हाट इज नोबल सैवेज। ठीक है, इससे पहले मैं आगे जाऊं, जो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टा पे, बट वहां पे पीडीएफ वगैरह शेयर करने का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही कर सकते हो। तो वहां पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह इन सब की नोट्स की शेयर कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अ पॉपुलर टर्म वाज द नोबल सैवेज। अब एक नोबल सैवेज का मतलब क्या होता है? नोबल क्या होता है? देखो, अगर मैं इस वर्ड को यहाँ ब्रेक कर दूं, नोबल क्या होता है? नोबल वो लोग एक सोफेस्टिकेटेड टाइप के, ठीक है, एक कहता है एलीट कह सकते हैं। ठीक है, तो नोबल वो लोग हो गए एक एलीट कह लो, ठीक है, एलीट टाइप के लोग, ठीक है, जिन्हें मतलब अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और फिर यहाँ पे सैवेज क्या होता है? सैवेज जो जंगली लोग होते हैं, ठीक है, जो लाइक जंगली नहीं कह सकता, सैवेज मतलब जो जंगलों में रहते थे। तो
इस दो टर्म को मिलाने का मतलब क्या था? नोबल सैवेज क्यों बोला गया था हम नेटिव द्वारा? नोबल सैवेज इसलिए क्योंकि एलिट, इसलिए क्योंकि उन्हें ना करप्शन वगैरह, ये किसी के साथ बुरा करना नहीं आता था, वो अपने में मस्त रहते थे। और सैवेज क्योंकि वो जंगलों में रहते, तो जंगलों में रहने वाले अच्छे लोगों को हमने क्या कह दिया? नोबल सैवेज का एक दर्जा दे दिया गया था। Some lines of the poem by the English poet William Wordsworth indicate another perspective. अब एक पोम लिखी गई थी किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो कि इस पर्सपेक्टिव को बताती है। Neither he nor Rousseau had met a Native American, but Wordsworth described them as living amid wild, whereas fancy hath small liberty to grace the affection, the exalt them or to refine. अब इसने पोम बोली, उसने कहा कि ना ही वो ना ही रूसे, विलियम वर्ड्सवर्थ ना ही रूसे, दोनों में से कोई भी अमेरिकन से नहीं मिला है, बट उसने मीनिंग, इस पोम का मतलब क्या बता रखा है? दैट पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर हैड ओनली लिमिटेड पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इमोशन। बट दोनों ने ये चीज बताई कि जो ये लोग रह रहे हैं जो कि नेचर के पास है, नेचर के पास कौन है? नेटिव लोग। जो नेटिव लोग जो है उनकी लिमिटेड पावर है किस चीज से रिलेटेड? इमेजिनेशन और इमोशन से रिलेटेड। वो बहुत कम इमेजिनेशन कर पाते हैं, बहुत कम सोच पाते हैं, और उनके पास इमोशंस की बहुत कमी है। जब भी किसी इंसान के पास इमेजिनेशन या इमोशन की कमी होगी, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ये किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम में। ये बात समझ में आई? यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स देखो, थॉमस जेफरसन जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? यूएसए के। उनने वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ, spoke to the native in the words that would lead to public outrage today. उनने ऐसी चीज की ना, थॉमस जेफरसन जो कि थर्ड प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनने ऐसी चीज की कि अगर उसे आज कहा जाए ना तो एक आउटक्राई हो जाएगा, मतलब आज लड़ाइयां हो जाएगी, एक वॉर टाइप की हम सिचुएशन कह सकते हैं, ठीक है? लोग तबाही मचा देंगे अगर ऐसी चीज आज किसी प्रेसिडेंट ने कही। उनने कहा, दिस अनफॉर्चुनेट रेस विच वी हैव बीन टेकिंग so much pain to civilize have justified extermination. उनने कहा कि ये जो अनफॉर्चुनेट रेस है, अनफॉर्चुनेट रेस किसे बोला गया? नेटिव को। जो ये नेटिव है, जिनके लिए हम इतनी मेहनत करें, इतना दुख दर्द उठा रहे हैं सिविलाइज बनाने के लिए, और ये सिविलाइज होने को तैयार नहीं है, तो इन्हें क्या कर देना चाहिए? इन्हें मार देना चाहिए, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? थॉमस जेफरसन ने। ये बात समझ आई? आगे, टू द नेटिव गुड्स दे एक्सचेंज विथ यूरोपियंस फॉर गिफ्ट। अब क्या था? नेटिव जो थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नेटिव क्या करते? एज अ गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया करते थे फ्रेंडशिप में, या फिर उनके लिए ट्रेडिंग उतना इंपॉर्टेंट था। उनके लिए गिफ्ट्स जो थे कि हाँ हम इसे गिफ्ट दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, हम इसके बदले पैसे, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, ये बात यहाँ पे खत्म। इस टाइप का नेचर किसका था? नेटिव का हुआ करता था। For the Europeans dreaming of becoming rich, the fish and the fur were commodities. जो यूरोपियन थे उनका सपना क्या था? रिच बनना। अब उससे कैसी मदद करी? फिश एंड फर जो उनके लिए क्या थी? कमोडिटी थी, जिन्हें वो सेल करते थे और उन्हें प्रॉफिट मिलता था। नेटिव के लिए तो एक कमोडिटी नहीं थी ना, नेटिव तो एज अ गिफ्ट यूज करते थे, इन्हें खाए पिए अपना और उसके बाद मस्त। बट यूरोपियंस के लिए तो एक कमोडिटी थी, यूरोपियंस को तो अमीर बनना था, यूरोपियंस को तो फिश और फर में डील करना था, तो उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ इनसे ये चीज खरीदी और एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे कहाँ बेच दिया? यूरोप में बेच दिया। द प्राइसेस ऑफ गुड दे सोल्ड वेरीड फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। अभी जो सप्लाई, जो प्राइस होता था गुड का, वो वेरी करता था। वेरी क्यों करेगा? साल बर साल, क्योंकि डिपेंड सप्लाई। अब मान लो ज्यादा सप्लाई हो गई है और मांगने वाले कम है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। बट अगर मांगने वाले ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये जो प्राइसेस था वो वेरी करता था, सेम नहीं हुआ करता था। The native could not understand that they had no sense of market in the faraway Europe. अब नेटिव को ये चीज समझ ही नहीं है कि जो ये यूरोपियंस हमसे इतना सारा सामान खरीदे, इसका कर क्या रहे हैं। उन्हें ये चीज मार्केट का पता ही नहीं था कि कहीं दूर यूरोप एक कंट्री और वहां पे मार्केट होती है जहां पे हमसे 10 रुपए में खरीद के वहां पे 100 रुपए में बेचा जाता है। ये चीज यूरोपियंस को, ये चीज नेटिव को पता नहीं थी और इसी का फायदा यूरोपियंस उठाते थे। They were puzzled by the fact that European traders sometimes gave them a lot of things in exchange of their goods, sometimes very little. अब क्या था कि वो ना कंफ्यूज थे। कई बार क्या था कि यूरोपियंस उन्हें ना ज्यादा चीज दे देते थे, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी ही चीजें दी जाती। मतलब मान लो कि ये नेटिव है और ये यूरोपियंस है, तो नेटिव मान लो कई बार नेटिव को सिर्फ 100 रुपए देके उनसे 1000 रुपए का सामान ले रहे थे, कई बार उन्हें 1000 रुपए देके, मतलब लाइक 1000 आइटम्स देके उनसे सिर्फ 10 आइटम ही लिया जाता। ये मान लो कि 100 आइटम लेके
100 आइटम दे रहे थे और 1000 आइटम ले रहे थे, और कई बार 1000 आइटम देके सिर्फ 10 ही आइटम ले रहे थे। तो ये चीज ना नेटिव को कई बार पजल कर गई कि हमें थोड़ा दे रहे हैं और ज्यादा ले रहे हैं, कई बार हमें ज्यादा दे रहे हैं और खुद थोड़ा ले रहे हैं। तो ये चीज नेटिव को समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज थे इस चीज को रिलेटेड। दे वर सो सैडन बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस, वो क्या थे, उदास हो गए थे कि इतना ज्यादा लालच, यूरोपियंस में इतना ज्यादा लालच अब भरने लग गया है। इन देयर impatience to get fur, they had slaughtered hundreds of beavers, and the natives were very uneasy, fearing that animals would take revenge on them or further destruction. अब क्या था कि उन्हें क्या चाहिए था, यूरोपियंस को तो फर चाहिए था क्योंकि यूरोप में ठंड का मौसम है। तो इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्लॉटर 100 ऑफ बीवर्स, 100 से ज्यादा बीवर्स को मार दिया गया था इस टाइम पे फर के लिए। और नेटिव को अब इस चीज से परेशानी होने लगी, नेटिव को इस चीज से परेशानी होने लगी थी, और उन्हें डर लगने लग गया था कि जो हमने जानवरों को इतना मारा है, ये जानवर एक बार आके हमसे क्या करेंगे, रिवेंज तो जरूर लेंगे, इतना जो डिस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है। Following the first Europeans who were traders were those who came to settle in Europe, in America. अब क्या था, following the first Europeans who were traders were those who came to settle in America. For the 7th century, they were a group of Europeans who were being persecuted because they have different sect of Christianity. अब क्या था, पहले जो यूरोपियंस किस लिए आए थे, ट्रेडर्स के लिए आए थे, बाद में वो क्या करने लगे, अमेरिका में आके सेटल होने लगे थे। याद हो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, मतलब पिछले चैप्टर्स में कराया था, जो कैथोलिक चर्च था उसमें भी डिवीजन होने देखने को मिलती। क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक था कैथोलिक चर्च, एक था क्या था, प्रोटेस्टेंट। अब क्या था, जहां पे कैथोलिक चर्च की जैसे एरिया, यहाँ पे कैथोलिक चर्च वाले 100 लोग रह रहे हैं और प्रोटेस्टेंट 20 लोग रह रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च इन 20 लोगों को खूब मारते थे। और प्रोटेस्टेंट वाले, जहां पे प्रोटेस्टेंट 100 लोग रह रहे हैं और जो कैथोलिक चर्च वाले वो 20 लोग रह रहे हैं, तो प्रोटेस्टेंट वाले इन 20 लोगों को मारते। तो ये जो माइनर तबका था, जो माइनर लोग थे जो इन एरिया में थे, वो भाग के कहा जा रहे थे, वो भाग के जा रहे थे अमेरिका में। ठीक है, ये जो माइनर लोग थे कहां भाग के जाते, ये भाग के जाते अमेरिका में। क्यों, क्योंकि वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, वहां पे अपना एक डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते थे, अपने डिफरेंट अलग तरीके से अपनी तरीके से फॉलो कर सकते थे। यही चीज यहाँ पे बता रखी, 17th सेंचुरी में ये सब हुआ करता था क्रिश्चियनिटी में। Many of them left Europe and went to America for being a new life. अब काफी लोगों ने यूरोप छोड़ा और कहाँ आ गए, अमेरिका आ गए अपनी नई जिंदगी जीने के लिए। As long as they were vacant, as long as there was vacant land, this was not the problem. अब क्या था कि but gradually Europeans moved further inland near the native area. अब नेटिव मान लो इतनी जमीन है, ठीक है, अब यूरोपियंस आके इतने में सेटल हो गए, तो नेटिव को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके पास तो अभी भी बहुत सारी जमीनें थी। बट क्या वो प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब ग्रेजुअली यूरोपियंस क्या धीरे धीरे करके अंदर की तरफ, अब यूरोपियंस पहले कोस्ट पे रहते, अब धीरे धीरे करके इनलैंड की तरफ जाने लग गए। अब जैसे इनलैंड की तरफ जाने लग गए, यहाँ पे अब इतने यूरोपियंस आ गए, इतने नेटिव हो गए। अब और अंदर जाने लगे तो इतने यूरोपियंस हो गए, इतने नेटिव हो गए। और अंदर जाने लगे तो यहाँ पे इतने यूरोपियंस हो गए, इतने नेटिव हो गए। अब धीरे धीरे करके नेटिव को दिख रहा था कि हमारी जमीनें यहाँ से छीनी जाए थी, किसके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। तो ये चीज एक प्रॉब्लम बनने लगी थी नेटिव के लिए। They use their iron tools to cut down the forest to lay out farms. अब जैसे जैसे यूरोपियंस एक्सपैंड हो रहे थे इस साइड में, ठीक है, वेस्ट की तरफ एक्सपैंड होते चले जा रहे थे, तो यूरोपियंस के पास क्या थी, आयरन टूल्स थे, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को ना एक बार में फॉरेस्ट को काट के फार्म बना दिया जाता, उन्हें क्या कर दिया जाता है, कॉर्नफील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था। नेटिव एंड यूरोपियन सॉ different thing when they looked at forest. Native identified tracks invisible to Europeans. अब क्या था कि जब फॉरेस्ट कट रहे थे तो यूरोपियंस और नेटिव का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। ठीक है, यूरोपियंस को लगता था कि यार ये जंगल का हम क्या करेंगे, इतनी सारी जमीन फालतू में बर्बाद हो रही है, इसे हम काट के इस पे हम कॉर्न, व्हीट ये सब उगाएंगे। बट नेटिव के लिए तो ये उनका घर था, नेटिव के लिए तो ये इनविजिबल ट्रैक था जो यूरोपियंस को दिख नहीं रहा था। ये बात समझ में आई। यूरोपियंस इमेजिन द फॉरेस्ट कट डाउन एंड रिप्लेस बाय कॉर्नफील्ड्स। वही चीज यूरोपियंस को लग रहा था कि ये जंगल का क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाते हैं, कॉर्नफील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। जेफरसन ड्रीम, याद है जेफरसन कौन है, जेफरसन वो 3rd यूएसए प्रेसिडेंट है जो मैंने आपको ब्लू बॉक्स में बताया था। वाज अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म। जेफरसन का ये ड्रीम था कि जो कंट्री है ना वो पॉपुलेटेड होनी चाहिए यूरोपियंस से, कि जिनके पास सब खुद का घर हो और उस घर पे क्या हो, एक फार्म उन्हें दिखे, लाइक उनके पास खुद की जमीन और खुद का फार्म होना चाहिए। The native who grew crops for their own need, not to sell and profit. अब जो द नेटिव हु ग्रू, जो नेटिव थे वो ग्रू मतलब उगाते थे
ठीक है, वो प्रॉफिट या सेल के लिए नहीं उगाते थे ना, वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगाया करते थे। एंड दो इट वॉज रॉन्ग टू ओन द लैंड, उनके हिसाब से जमीन को ओन करना एक बुरी चीज थी, बट यूरोपियंस को तो ये चीज पसंद आ रही थी। कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस इन जेफरसन व्यू, दिस मेड देम अनसिविलाइज्ड। अब जेफरसन का व्यू क्या था, जेफरसन कहता है यार देखो, ना इन्हें ट्रेड करना है, ना इन्हें सेल करना है, ना इन्हें प्रॉफिट करना है, ना इन्हें जमीन पे अपनी खुद की जमीन पे कब्जा करना है। तो इसी वजह से जेफरसन को लगता था ये क्या है, अनसिविलाइज्ड है, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं। अगर हम इस मैप को देखें, यहाँ पे आपको पहला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये वाला, ये क्या था, ये ओरिजिनल यूएसए था, ये ओरिजिनल यूएसए था 1783 में। यहाँ पे आप ये वाला पहले वाली लाइन पढ़ोगे, यूएसए क्या था 1783 में, ये वाला हिस्सा था। फिर जो हम ये डार्क ग्रीन में देखते हैं, ये वाला मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे ठीक है, डार्क ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है, ये क्या था, ये फ्रांस से यूएसए ने खरीदा था, ये हिस्सा फ्रांस से यूएसए ने खरीदा था। ठीक है, उसके बाद ये लाइट ग्रीन आता है, ये ग्रेट ब्रिटेन से खरीदा था। ये जो लाइट ग्रीन वाला हिस्सा है, जो टेक्सास वाला हिस्सा हमें दिखने को मिल रहा है, ये किससे खरीदा था, ये ब्रिटेन से खरीदा गया था, यूएसए ने ब्रिटेन से खरीदा। फिर ये आता है परचेज फ्रॉम स्पेन, ये कौन सा हिस्सा परचेज किया गया स्पेन से, कहां गया, फ्लोरिडा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा किससे खरीदा गया था, स्पेन से खरीदा है, कि स्पेन ने हिस्सा मतलब यूएसए को दे दिया, या यूएसए ने इसे परचेज कर लिया। फिर एक अलग से आता है, ये एनेक्स कर लिया था 1845 में, ये वाले हिस्से को, कौन से, इस वाले हिस्से की बात की गई है, ये वाला क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था। फिर उसके बाद ये था असाइन बाय द ट्रीटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये वाला जो हिस्सा था ओरेगॉन कंट्री का, ये ब्रिटेन के साथ जब ट्रीटी हुई थी उसमें ये हिस्सा लिया गया था। अब ये वाला हिस्सा ये मैक्सिको से लिया गया था। ठीक है, फिर ये हिस्सा, ये गार्डन, ये इसे परचेज किया गया। तो ऐसे देखो, तब जाके हमें अमेरिका दिखने को मिलता है। आज के टाइम पे हम देखते हैं पूरा अमेरिका एक साथ है, बट हम अगर ध्यान से देखें तो यूएसए को अलग कंट्री, मतलब यूएसए पहले इतना सा था, फिर फ्रांस यहाँ पे भी था, ब्रिटेन यहाँ पे भी थे, मैक्सिको भी यहाँ पे था। आज के टाइम में मैक्सिको सिर्फ नीचे के सेंट्रल अमेरिका में बन के रह गया है। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। The country that was known as Canada and United States of America came into existence at the end of the 18th century. अब जैसे मैंने मैप में दिखाया था कि कनाडा और यूएसए जो थे वो पहले क्या थे, फिर उन्हें परचेज की, ट्रीटी की, लड़ाइयां की, तो उस वजह से उनकी जमीन अब एक्सपेंड हुई थी। एट दी टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शनल लैंड, पहले क्या था, उनके पास एक कुछ ही हिस्सा हुआ करता उस जमीन का। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, अब अगले 100 साल में क्या हो, उन्हें अपनी जमीन के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल बना लिया था। और आज के टाइम पे जो हम प्रेजेंट अमेरिका देखते हो, पहले ऐसा नहीं था। आज के टाइम पे जमीन परचेज करके, एनेक्स करके, आज अब जो इनका इतना बड़ा साइज है वो ये जो साइज मैंने अभी दिखाया था, कहां गया, ये हमें देखने को मिलता है पूरा कंप्लीट आज यूएसए जो कलर में दिख रहा है आपको। ठीक है, लार्ज एरिया वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय द परचेज दे ब्रॉट लैंड फ्रॉम साउथ फ्रॉम फ्रांस, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जो फ्रांस से जमीन ली गई थी, रशिया से अलास्का का हिस्सा लिया गया था। फिर उसके बाद ये जो चीज थी, फ्रांस से जमीन ली साउथ का और रशिया से अलास्का, ये तो इन्हें खरीद ली, बट इनने कुछ वॉर भी लड़ी थी। कौन सी वॉर? यूएसए मैक्सिको के साथ जब वॉर हुई तो मैक्सिको का हिस्सा किसके पास आ गया था? यूएसए के पास आ गया था। इट डिड नॉट अकर टू एनी दैट द कंसेंट ऑफ नेटिव लिविंग इन द एरिया शुड हैव बीन आस्क्ड। अब क्या होता कि ये सारी चीजें एक्सपैंड हो रही थी, अमेरिका अपने आप को एक्सपैंड कर रहा, यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे अपने आप को, ये सारी अपने आप को फ्लरिश करते, सेटल कर रहे थे, बट किसी ने नेटिव के बारे में नहीं सोचा कि जमीन तो किसकी थी, एंड ऑफ द डे है थी तो नेटिव की ना। तो नेटिव की जमीन से पूछा जाए कि उन्हें फ्रांस के पास जाना है, यूरोपियंस के पास जाना है, या उन्हें खुद अपनी फ्रीडम चाहिए, तो ये चीज किसी ने नेटिव से पूछी नहीं। ठीक है, द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द यूएसए was a shifting one and it is moved, the native were also forced to move back। अब जैसे मैंने बताया था इस वाले ऊपर, जैसे कि ये जो यूरोपियंस है वो वेस्ट की तरफ मूव करे, तो धीरे धीरे करके नेटिव को श्रिंक कर दिया गया था, है ना। तो यही चीज यहाँ पे इस वाली लाइन में बता रखी है कि जैसे जैसे यूएसए का क्या था, वेस्टर्न फ्रंटियर क्या था, शिफ्ट होने लग गया था, और नेटिव को क्या कर दिया, पीछे की तरफ ढकेल दिया गया था।
द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो अमेरिका का लैंडस्केप था पूरा बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। द यूरोपियंस ट्रीटेड लैंड डिफरेंट फ्रॉम द नेटिव। अब जो यूरोपियन थे वो जमीन को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जैसा नेटिव ट्रीट किया करते थे, उनसे बहुत अलग तरीके से। Some of the migrants of Britain and France were younger sons who would not inherit their father property and therefore were eager to own their land in America। इनमें जो यूरोपियंस वहां से अमेरिका में आए उनमें से कौन थे, जो फ्रांस ब्रिटेन के जो लोग थे उनमें से कुछ यंगर सन थे जिनने अपने पापा या मम्मी की प्रॉपर्टी नहीं ली। उनने आज सोचे हम यहाँ पे आएंगे और खुद की किस्मत बनाएंगे, पापा मम्मी के भरोसे या पापा मम्मी की प्रॉपर्टी पे हम अभी हिस्सा या फिर अभी हमें नहीं चाहिए, हम अपनी खुद के बलबूते पे अपना एक एम्पायर मतलब खुद अपने एक किस्मत को बनाएंगे, ठीक, फॉर्च्यून जिसे कहते हैं। Later, there was a wave of immigrants from countries like Germany, Sweden and Italy who had lost their land to big farmers। अब क्या था कि अब एक वेव आना शुरू हो गई, जैसे जैसे अमेरिका सिविलाइज होता, जैसे जैसे यूरोपियंस वहां सेटल होने लगे, धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आने लगे। अभी कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे, स्वीडन से आए थे, इटली से आए थे, जिनने अपनी जमीनों को क्या बिग फार्मर्स से लॉस करते। अब इस टाइम पे क्या था, बिग फार्मर्स जमीन पे कब्जा कर लेते थे, है कि नहीं। तो जिन भी लोगों ने इन जमीनों, जो भी स्मॉल फार्मर्स थे जिनकी जमीन बड़े फार्मर्स ले रहे थे, वो अमेरिका में आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा जमीन है, वो आराम से अपना क्या कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं। एंड वांटेड फार्म दे कुड नो ओन। अब यहाँ पे वो उसी चीज कहते हैं कि उनकी खुद की जमीन हो और वो खुद पे अपनी एग्रीकल्चर कर सके। People from Poland were happy to work in the prairies grassland which remind them of the steppes of their home। अब क्या था, ये जो तुम कहोगे प्रेरीज क्या है, स्टेपीज क्या, ये क्या है, ग्रासलैंड है। पोलैंड में जो थे वहां पे स्टेपीज टाइप के ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। तो जो लोग पोलैंड से आए थे और वर्क कहाँ करते हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड जो कि यूएसए में है, वहां पे जब वो वर्क करते उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। वो कहते हैं अरे यार हमारे घर जैसे ही लग रहा है, क्योंकि वहां पे भी स्टेपीज ग्रासलैंड है और यहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड उन्हें मिल गई थी। And were excited at being able to buy huge property at very low price। अब यूएसए पे एक्सपेंशन हुआ नहीं था उतना अच्छा खासा, तो वहां के लोग आए थे। एक पहली चीज तो इस बात पे खुश पोलैंड के कि उन्हें स्टेपीज ग्रासलैंड में वर्क करने को मिल गया। दूसरा, उनने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी बहुत ही कम प्राइस पे। दे क्लियर लैंड एंड डेवलप agriculture introducing crops which could not grow in Europe and therefore could be sold for profit। ठीक है, अब ये चीज हुई क्या कि उनने एक तो पहले तो बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया। वो क्रॉप्स उगाए थे जैसे कि राइस, कॉटन। क्यों उगा रहे थे, क्योंकि ये जो चीजें थी क्रॉप यूरोप में उगती नहीं थी, और ये जब यहाँ से उगा के कहाँ लेके जाते, यूरोप में लेके जाते और उसे अच्छा खासा प्रॉफिट पे बेचते थे। To protect their huge farms and from wild animals, wolves and mountain lions, they use hunted extinction. These were hunted to extinction. They felt totally secure only with the invention of barbed wire in 1873। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वाइल्ड जानवर आएंगे जैसे कि वुल्स हो गए, माउंटेन लायंस हो गए, आएंगे तो कई बार उनकी फील्ड खराब कर देंगे, कई बार उन्हें मार के चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत लार्ज स्केल पे क्या हुआ, हंटिंग शुरू हुई। उन्हें इतना ज्यादा मारा गया ना कि वो एकदम एक्सटिंक्शन पे पहुंच गए थे, बस खत्म ही होने वाले थे, इतने कम मात्रा में रह गए थे ये वुल्स, वाइल्ड एनिमल्स या फिर माउंटेन लायंस। अब जो यूरोपियंस यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, ठीक है, उन्हें तब एक सिक्योरिटी मिली, तब उन्हें शांति मिली जब बार्ब्ड वायर्स की इन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, 18th सेंचुरी पे। अगर आपने देखा बार्ब्ड वायर्स कुछ इस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंटेड सा या कीले टाइप की लगी रहती है, ठीक है। अगर ये वॉल है तो उस वॉल के ऊपर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप की बार्ब्ड वायर कब बनी थी, 1873 में। तब जाके यूरोपियंस को लगा हाँ इसकी वजह से अब थोड़ा बहुत वुल्व्स या फिर माउंटेन लायंस यहाँ पे नहीं आएंगे। The climate of the southern region was too hot for Europeans to work outside। अब क्या था, जो क्लाइमेट था साउथ रीजन का वो बहुत ही ज्यादा गर्म था यूरोपियंस के लिए। अब यूरोपियंस तो एक ठंड जगह है, यूरोपियंस कैसे, यूरोप जो है, यूरोपियंस कह रहा हूँ, यूरोप जो है कैसी जगह है, एक कोल्ड टाइप की जगह है। अब जब वो यहाँ साउथ रीजन में है तो वहां पे गर्मी का रीजन था, इक्वेटर के पास पड़ने लग गया, तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें काम करने में दिक्कत होने लगी थी। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ अमेरिकन कॉलोनीज हैड shown that the native who had been enslaved had died in large number। अब क्या था कि जो यहाँ पे पहली चीज देखो,
ये यूरोपियंस है, वो जो साउथ की तरफ अमेरिका के बढ़ रहे थे, ठीक है, अमेरिका यूएसए के साउथ की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो देखते कि यहाँ पे गर्मी का मौसम है, क्यों, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर के पास पड़ने लग जाते धीरे धीरे। तो क्या था कि यहाँ पे बहुत क्या है, हॉट टाइप का क्लाइमेट, और यूरोप में क्या है, कोल्ड टाइप का क्लाइमेट। तो पहली चीज, यूरोपियन जो थे यहाँ पे काम कर नहीं पाए थे क्योंकि हॉट टाइप का क्लाइमेट था। फिर यूरोपियंस क्या थे, यहाँ के नेटिव्स को वर्क करवाते थे। फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, स्लेव को लाना शुरू कर दिया। जो यहाँ इक्वेटर रीजन के पास लोग रहते हैं उन्हें स्लेव बनाया और साउथ अमेरिका में लाके काम करवाना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर फील्ड पे, इन सब जगहों पे। हम एक चीज देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ना नेटिव्स की भी यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जो नेटिव्स थे वो अपने तो रह रहे थे, अपनी हैबिटेट में थे, बट जब यूरोपियंस आए, वो सिर्फ यूरोपियंस आए थे, उनके साथ साथ डिजीज भी लेके आए थे। यूरोपियंस क्या था, अपने साथ साथ डिजीज भी लेके, जिसकी वजह से नेटिव्स या स्लेव जो थे वो लार्ज नंबर में उनकी डेथ हुई थी। प्लांटेशन ओनर देयरफॉर ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। अब ये स्लेव्स लाए कहां से गए थे, अफ्रीका से लाए गए थे। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप लेड अ बैन ऑन स्लेव ट्रेड। अब क्या था कि एक ग्रुप इमर्ज हुआ था, एंटी स्लेवरी ग्रुप, जो कि प्रोटेस्ट करता था इन स्लेवरी के ऊपर, स्लेव ट्रेड्स के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बैन लग गया था स्लेव ट्रेड के ऊपर। बट ऑब्वियसली बात है, जब भी बैन लगा है, फिर भी जो स्लेव्स थे वो थे क्या थे, यहाँ पे उन्हें लाया जाता था चोरी छुपे, छुपा छुपा के। उन्हें थोड़े बहुत क्या कहते हैं, वहां उनके घर पे बता दिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, अब बाद में उन्हें पैसे कुछ भी नहीं दिया और उन्हें गुलाम बना के यहाँ पे रखा जाता था। बट अफ्रीकन्स हु वर इन द यूएसए रिमेन स्लेव एज देयर चिल्ड्रन। ये जो एंटी स्लेवरी ग्रुप था, इनने बैन तो कर दिया था स्लेव ट्रेड पे, बट जो अफ्रीकन अमेरिका में आ रखे थे, ठीक है, उनसे उन्हें तो फिर भी स्लेव बना के रखा गया था। और जब भी उनका कोई भी बेटा या बेटी होती थी, उन्हें भी क्या कर दिया जाता, उन्हें भी स्लेव बना के रखा जाता था। द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ यूएसए वेयर द इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन आर्ग्यूड दैट द एंडिंग स्लेव विच दे कंडेम एज इनह्यूमन प्रैक्टिस। अब क्या था, ये जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए में दो हिस्से बढ़ गए थे, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। मतलब उसी अपर हिस्से में, मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, कंट्री की बात करनी, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनते हैं, यूएसए। अब यूएसए में क्या हो, जो नॉर्दर्न यूएसए का हिस्सा था, वो सदर्न यूएसए के हिस्से को कहता कि भाई तुम्हें स्लेव को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में तो कोई ट्रेड मतलब एग्रीकल्चर होता नहीं था, ठीक है, एग्रीकल्चर होता नहीं था। एग्रीकल्चर कहाँ होता था, साउथ अमेरिका के रीजन में, है ना, सदर्न हिस्से में अमेरिका के। तो यहाँ पे स्लेव्स को लाया जाता था, यहाँ पे उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती। तो नॉर्दर्न अमेरिका ने कहा कि ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। अगर आप कभी हिस्ट्री ऑनर्स करोगे ना, हिस्ट्री ऑनर्स, तो ये जो चीजें थी नॉर्थ अमेरिका में, ट्रेड ये सब हमने बहुत क्योंकि मैंने बी हिस्ट्री ऑनर्स की है, तो ये बहुत ही डिफाइंड फॉर्म में बताया गया था, एक बहुत अच्छे खासे फॉर्म में बताया गया था कि कैसे यूएसए में नॉर्दर्न स्टेट ने क्या किया था, सदर्न स्टेट ने क्या किया था, कैसे ये जो स्लेवरी थी इसे अबॉलिश किया गया था। तो ये सारी बहुत डिटेल में आप कॉलेज लाइफ में पढ़ेंगे। In 1861 and 1865, there was a war between the state they wanted to retain slavery and those who supporting abolition. अब 4 साल क्या हुआ, वॉर चली, किस चीज से रिलेटेड, जो स्टेट उन्हें क्या चाहिए, एक सदर्न हिस्से को क्या चाहिए, स्लेवरी हमें अभी भी रहनी चाहिए, बट नॉर्दर्न हिस्सा क्या क्या था कि हमें एबॉलिशन चाहिए, हमें स्लेवरी चाहिए नहीं, आप एबॉलिश कर दो। तो अब स्टेट्स के बीच में वॉर होनी शुरू हो गई थी। द लेटर वन, अब बाद वाले जीत गए, कौन, जो एबॉलिशन पे वर्क करते, जो कहते हैं स्लेवरी को खत्म कर दो, तो वो जीत गए इस वॉर में। स्लेवरी वॉज एबॉलिश, अब स्लेवरी को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। दो इट वॉज ओनली इन दी 20th century दी African American were able to win the battle of civil liberty. Segregation between white and non-whites in the school and the public transport was ended. अब ये जो था 1861 1865 तक ये वॉर तो हुई और इसमें जो स्लेवरी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था, बट ये सडन मूवमेंट आज भी अगर आप देखोगे अमेरिका में जाओगे, व्हाइट और ब्लैक के बीच में काफी सारे डिफरेंशिएशन तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब ये जो चीज चली 19th सेंचुरी से अब ये 20th सेंचुरी तक चल रही थी, और 20th सेंचुरी में जाके अफ्रीकन अमेरिकन को ना थोड़ा ये मिला कि हाँ हमें लिबर्टी मिली, हमें थोड़ी आजादी मिल रही है, हमें जो डिफरेंशिएशन हो रहा है व्हाइट और ब्लैक में, इनका डिफरेंशिएशन कम होने लग गया है। स्कूल में जो दोनों है ब्लैक और व्हाइट दोनों जाके पढ़ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ब्लैक और व्हाइट जो है दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। है तो अभी भी, बट थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में हमें कम देखने को मिलता था।
The Canadian government had a problem which was not to be solved for a long time. अब कैनेडियन गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम थी जो काफी लंबे समय तक सॉल्व नहीं हुई, which seemed more urgent than the question of native. In 1763, Canada had been won by British after war in France. अब कहता है कनाडा को किसने जीत लिया था? ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। वॉर जब उनकी हुई थी किसके साथ? फ्रांस के साथ हुई थी। कब? 1763 में। फ्रेंच सेटलर रिपीटली डिमांड ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस। जो यहाँ पे फ्रेंच सेटलर्स थे, अब क्या था, ये मान लो ये कनाडा है, ठीक है, कनाडा को बेशक क्या है ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, ब्रिटिशर ने क्या है जीत लिया, बट यहाँ पे पहले भी तो फ्रेंच सेटलर्स रह रहे थे ना, जो फ्रेंच सेटलर्स थे, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम तो यहाँ पे अभी भी हैं, हमें क्या चाहिए? एक ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस हमें चाहिए, हमें आपके गुलामी नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का कानून, खुद का सब कुछ, हमें एक ऑटोनोमस बॉडी बनना है। इट वॉज इन 1867। अब 1763 में देखो, 1763 में क्या हुआ? ब्रिटिशर ने कनाडा को फ्रांस से छीन लिया, और 1867 तक, इतना लंबा टाइम, अप्रोक्सीमेटली 100 साल, ठीक है, 104 साल हो गए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 104 साल बाद क्या हुई? ये जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हुई, और कनाडा को क्या? कन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा दिया गया था। काफी ज्यादा लंबी वीडियो होगी, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया ना, ये सारा का सारा एक टॉपिक के अंदर था। नहीं, हमने म्यूचुअल परसेप्शन और क्या पढ़ा है? एनकाउंटर विथ यूरोपियंस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे वाली वीडियोस में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, ठीक है। और जो चाहता है वो मेरे साथ टेलीग्राम या फिर टेलीग्राम का इंस्टा और व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है। तो अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए।